Hello everyone. So we are covering 1 year current affair for UPPSC pre 71st BPSC, and this series will be helpful for RO exam as well, which will be conducted on 27th July. सो इस सीरीज में हम लोगों ने दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले हमने जून 2025 का कवर किया एंड देन कमिंग पीछे आते 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 हम लोग दिसंबर तक का कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2024 का करंट अफेयर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद नवंबर 2024 करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट 73rd मिस यूनिवर्स पेजेंट। सो मिस यूनिवर्स पेजेंट, ये दो चीजें याद रखनी है इसमें। एक तो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, मैक्सिको सिटी में, और जीता कौन है, विक्टोरिया विक्टोरिया केजर थेल्विंग। ये डेनमार्क की हैं। इन्होंने ये जीता है मिस यूनिवर्स का पेजेंट। सो दो चीजें याद रखनी है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, मैक्सिको सिटी में, और जीता किसने है, वो विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने। फिर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज ये अफगान की टीम टीम नीला इब्राहिमी ने जीता है। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। फिर डेविस कप। अच्छा, डेविस कप से दो चीज याद रखनी है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये टेनिस से रिलेटेड है, लॉन टेनिस। ठीक है। और ये बेसिकली मैन कैटेगरी में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी विनर विनर कौन रहा है, इसका विनर इटली रहा है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और ये हुआ कहाँ था, स्पेन में हुआ था। तीनों अलग अलग जगह। जीता कौन है, इटली जीता है। किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और लोकेशन क्या थी, स्पेन। फिर इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम सोनीपत हरियाणा में। अच्छा, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हमने देखा, वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, वो कुरुक्षेत्र में। वो कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल। और इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वो कहाँ है, सोनीपत हरियाणा में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू शोकेस द हिस्ट्री मेकिंग एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बैठी थी, वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। बट उसको एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। और वो 2 महीने का डिले क्यों किया गया, क्योंकि उससे एक सिंबॉलिक सिंबॉलिक कनेक्शन था उस डेट से। क्योंकि जब 1929 में लाहौर सेशन में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन को पास किया था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन को, तो उसमें 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए वो डेट चुनी गई थी। सो उस डेट का एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था, इसलिए जो है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बावजूद 2 महीने का वेट किया गया। 2 महीने बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1950 में, 26 जनवरी को, जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। देन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें दो चीजें याद रखनी है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता कौन है, जर्मन वॉच निकालता है। इंडिया की रैंक क्या है, 7th है। और इस इंडेक्स के हिसाब से 10th है। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक को खाली रखा गया है, इसलिए और फोर्थ पोजीशन से कंट्रीज को रैंक देना शुरू किया गया, तो डेनमार्क इज ऑन फोर्थ। सो इसके हिसाब से इंडिया जो है 10th पे है, बट ओवरऑल इंडिया 7th रैंक पे है। ठीक है। तो रिलीज कौन करता है, जर्मन वॉच। और इंडिया का रैंक कितना है, 7th और 10th दोनों पूछ सकता है, ये याद रखना। और क्यों, क्योंकि 1, 2 और 3 वो दोनों तीनों रैंक को खाली रखा गया है। फिर COP 29 ये कहाँ हुआ है ऑर्गेनाइज, ये बाकू अजरबैजान में हुआ है ऑर्गेनाइज। ठीक है। इससे पहले COP 28 वो कहाँ हुआ था, वो यूएई में हुआ था। COP 30 वो ब्राजील में इस साल होगा 2025 में। और COP 31 वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ये कॉप है किसके लिए, ये यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन का यूएनएफ ट्रिपल सी के लिए है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNF ट्रिपल सी। और ये कब आया था, 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था, रियो अर्थ समिट। उसके अंडर ये तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन निकल के आए थे। एक UNF ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। दूसरा था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और एक था CBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो ये तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन निकल के आए थे, जो हमें याद रखना है। और UNFCC वो हर साल जो मीटिंग करते हैं, उसको उसका बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सो UNFCC का जो COP 30 है, वो इस साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा ब्राजील में। और COP 29 कब हुआ था, 2024 में, वो बाकू अजरबैजान में हुआ था।
फिर बुकर प्राइज, अच्छा बुकर प्राइज वो किसको दिया गया है? समंथा हार्वे को दिया गया है। किसके लिए? ऑर्बिटल नाम की नोवेल के लिए। पर ये है कहाँ की? ये आयरलैंड के हैं। और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज से डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसी और को दिया गया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, बुकर प्राइज इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बुकर प्राइज। फिर पैन 2.0 प्रोजेक्ट। पैन जैसे जानते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, ये किससे रिलेटेड होगा? ऑब्वियसली इनकम टैक्स या जो डिजिटल अकाउंट वगैरह इसी से रिलेटेड होगा। तो वो डेवलप किसने किया है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। और ये इजी गेस करना भी इजी है कि पेन अगर ना भी पढ़ा हो, ना भी पता हो, तो भी पेन किससे रिलेटेड है? वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज 2024। इसके रेसिपिएंट कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं कौन? ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे यूएसए में, जिनको 1968 में 39 की ईयर्स की एज में शॉर्ट मतलब गोली मार दी गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। सो उनके नाम पर ये पीस प्राइज रखा गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज 2024। वो किसको दिया गया है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिर और किसके लिए? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन कोविड 19 मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, इस फील्ड में दिया गया है। फिर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ये इस पे वन लाइनर पूछने की संभावना बहुत कम है। ये एक ब्रॉड टॉपिक है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। सो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, केमिकल फर्टिलाइजर से हट के जो है फार्मिंग करना, ये एक नेचुरल फार्मिंग का पार्ट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। ओवरऑल ये एक एनवायरनमेंट में और एग्रीकल्चर में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको अलग से पढ़ा जा सकता है। फिर साइक्लोन फेनिगल। साइक्लोन फेनिगल, इसका नाम किसने दिया था? सऊदी अरेबिया ने दिया है इसका नाम। साइक्लोन फेनिगल आया कहाँ था? ये बे ऑफ बंगाल में आया था। ठीक है, सो दो चीजें याद रखनी है। साइक्लोन फेनिगल, हालांकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइक्लोन का नाम किसने दिया और कहाँ पे आया, बे ऑफ बंगाल में आया कि अरेबियन सी में आया। बट उसके उससे यूपीएससी में क्या पढ़ते हैं? हम यूपीएससी में पढ़ते हैं कि साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है। और वो बनते कैसे हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑल दीज थिंग जो कॉन्सेप्चुअल चीज होता है वो यूपीएससी में। बट स्टेट पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका नामकरण किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने किया है। और ये आया कहाँ था? बे ऑफ बंगाल में आया था। फिर हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो योमी डिस्ट्रिक्ट, ये योमी है, YOMI, योमी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट योमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 240 मेगावाट की है। फिर भू भारती पोर्टल। भू भारती पोर्टल ये किसके लिए है? ये डिजिटल डिजिटल पोर्टल है जियो प्रॉपर्टी और लैंड डेटा के लिए। मतलब आपकी जो जमीन जमीन है उसको उसका जो ओनरशिप है या फिर और लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटाइज करने का एक इनिशिएटिव है। और इसको लॉन्च किसने किया था? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लॉन्च किया था। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी ये क्या है? डोरमेंट वॉल्केनो है। ठीक है। ये न्यूजीलैंड में है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक माओरी ट्राइब है। माओरी ट्राइब, जैसे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट था, उसमें वहाँ की एक एमपी ने ये माओरी डांस भी किया था, जो बहुत फेमस हुआ था। तो उससे याद रखना है, माओरी ट्राइब ये कहाँ की है? दो इंपॉर्टेंट चीजें, माओरी ट्राइब वो न्यूजीलैंड की है, और माउंट तारानाकी उसको एक लीगल पर्सन का स्टेटस दिया गया है 2025 में। इसको ऑफिशियली एक लीगल पर्सन का स्टेटस दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है लोकल माओरी ट्राइब के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। माउंट तारानाकी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। माओरी ट्राइब कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और माउंट तारानाकी को लीगल पर्सन का स्टेटस दिया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक स्टेटस। इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बताया गया है कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। किसको पीछे करते हुए? जापान को पीछे करते हुए इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। फर्स्ट थ्री पे कौन है? फर्स्ट पे ऑब्वियसली यूएसए, देन चाइना, देन जर्मनी, एंड देन इंडिया हैज बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपासिंग जापान। और इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहा है? आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि 2026 में 6.2% रहेगा। सो यही दो चीजें याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करते हुए बना है। और इंडिया के ऊपर तीन जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कौन है? यूएस, चाइना एंड जर्मनी। फिर इंडिया की फर्स्ट फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस।
फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस, ये कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो ये दो चीजें याद रखनी है। और ये किस स्कीम के अंडर में लॉन्च किया गया? ये संजीवनी योजना। ठीक है। सो फर्स्ट फ्री एयर एम्बुलेंस सर्विस, एम्स ऋषिकेश, लॉन्च किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। और किस स्कीम के अंडर? संजीवनी योजना के अंडर में। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे हम जानते हैं यूपी का एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत एक जनपद एक उत्पाद, ये यूपी में बहुत सक्सेसफुल रहा है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके एक वॉल बनाई जा रही है, कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में, जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पे इसको और बनाया जा रहा है कि ओडीओपी वॉल, किसके लिए? अपना जो डिस्ट्रिक्ट के जितने वो हैं प्रोडक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको पोर्ट्रे करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, लोकल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। सो इंपॉर्टेंट क्या है? ओडीओपी वॉल कहाँ बनाई जा रही है? सऊदी अरेबिया में, इंडियन एम्बेसी में। फिर अदम्य और अक्षरा, अदम्य और अक्षरा ये दो नेवल शिप हैं, तो नाम ऐसे ही पूछेगा, अदम्य और अक्षरा ये है क्या? ऐसे ही अगर याद हो आपको तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज इट, और इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। सो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी ऐसे ही पूछेगा कि अदम्य और अक्षरा है क्या, एक नेवल शिप है, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। फिर कल्चरल ईयर, कल्चरल ईयर जो है वो इंडिया और स्पेन ने अनाउंस किया है 2026 को एज ईयर ऑफ कल्चर। ठीक है। इंडिया और स्पेन के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको इनहेंस करने के लिए, किस फील्ड में? कल्चर में, टूरिज्म में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो ये तीन सेक्टर में कोऑपरेशन को करने के लिए इंडिया और स्पेन ने 2026 को एज ईयर ऑफ कल्चर डिक्लेयर किया है। ठीक है। ये पूछेगा कि ईयर ऑफ कल्चर किन दो देशों ने डिक्लेयर किया है? इंडिया और स्पेन। और किस ईयर को किया है? 2026 को। फिर हैब वन, हैब वन जो है वो इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है। एनालॉग स्पेस मिशन क्या है? कि जो लेह लद्दाख का जो लोकेशन है, वहां पे कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो मार्स या आउटर स्पेस से वो रिलेट करती हैं। सो अगर आपको मार्स में या आउटर स्पेस में अगर किसी एस्ट्रोनॉट को भेजना है, तो वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए लेह लद्दाख से अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती। सो हैब वन, इसी सिलसिले में इंडिया, इसरो ने, आईआईटी बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने ये किया है कि स्पेस में जो चैलेंजेस फेस करेंगे, लाइफ जो भी चैलेंजेस फेस करेगी, वो उसका स्टिमुलेशन लेह लद्दाख में प्रिपेयर किया गया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज इंडिया जो है वो गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है अभी। गगनयान के बाद जो है इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। उसके बाद 2040 तक इंडिया ने टारगेट रखा है मून पर लैंडिंग करने के लिए। सो इन सब के लिए जो एक्सपीरियंस गैदर करना है या ट्रेनिंग गैदर करना है, उसके लिए लेह लद्दाख का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हैब वन, हैब वन क्या है? ये इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। सो ये भी पूछ सकता है। और इससे रिलेट करके जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, वो पूछ सकता है। ठीक है। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुए हैं और कब कब ऑर्गेनाइज किए गए हैं? जैसे पहला जो है जस्ट बुद्धा के डेथ के समय 483 बीसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर दूसरा जस्ट 100 ईयर्स लेटर 383 बीसी में ये अजात शत्रु ने ऑर्गेनाइज किया था। ये काल अशोक ने ऑर्गेनाइज किया था। फिर 250 बीसी के अराउंड जो है वो अशोक ने जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था। वो अशोक ने किया था पाटलिपुत्र में। फिर फर्स्ट एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो है ये कनिष्क ने ऑर्गेनाइज किया था कुंडलवन विहार में। कुंडलवन विहार वो कश्मीर में है। सो ये चारों में से तीन जो है वो बिहार में ऑर्गेनाइज किए गए थे और एक कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। और फिर इनको जो है किन लोगों ने हेड किया था, और कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। सो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर कैशियस, कैशियस ये एक नाम है,
जो कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट क्रोकोडाइल था, जो गिनीस गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जिसका नाम दर्ज किया गया था, कैसियस, उसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। वो 120 साल का था। और ये किस स्पीशी का था? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था ये। सो दो चीजें याद रखनी है। कैसियस क्या था? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रोकोडाइल था, जिसकी उम्र 120 साल, अभी उसकी मृत्यु हुई है 2024 में। फिर स्पीकिंग विद द नेचर। स्पीकिंग विद द नेचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है। स्पीकिंग विद द नेचर, जैसा नाम से लग रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग द पीपल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर सुगम ऐप। सुगम ऐप लॉन्च किसने किया? सुगम ऐप। सुगम ऐप से नाम से अगर गेस करना चाहें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव गेस कर सकते हैं, टू मेक गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज एसेसिबल टू दिव्यांग जन्स, तो फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ये ऐप है, किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। स्पेशल एजुकेशन जोन। तो एक हमने सुना था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया है। किसके लिए? टू स्ट्रेंथन एजुकेशन सिस्टम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। अगेन ये भी दिव्यांगजनों के लिए है। टू फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। और इसमें क्या किया जाएगा? स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट किया जाएगा। ब्रेल बुक्स, ब्रेल लिपि जैसे हम जानते हैं कि वो ब्लाइंड बच्चों के लिए होता है, पढ़ने के लिए। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करने के लिए। सो स्पेशल एजुकेशन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तर्ज पर स्पेशल एजुकेशन जोन किसने बनाया है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। फिर टाइटेनियम स्लैग, ये कजाकिस्तान से इंडिया जो है वो इंपोर्ट करेगा टाइटेनियम स्लैग को। इसका यूज क्या होता है? डिफेंस प्रोडक्शन में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसका यूज होता है टाइटेनियम स्लैग का। और कजाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम भी है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब, ये मध्य प्रदेश ने 35% लागू कर दिया है। और अभी बिहार कैबिनेट ने जो 35% रिजर्वेशन वुमेन को मिलता था, उसके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि सिर्फ बिहार की वुमेन को ही दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। फिर सादर सम्मेलन ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये तेलंगाना ने ऑर्गेनाइज किया है। किसके लिए है? डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रेडिशनल कैटल रियरिंग कम्युनिटी। ठीक है। किसके लिए है सादर सम्मेलन? तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और कैटल रियरिंग कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है। मेन इश्यूज क्या क्या हैं? ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपमेंट और एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है। तो सादर सम्मेलन तेलंगाना गवर्नमेंट किसके लिए? कैटल रियरिंग कम्युनिटीज के लिए। फिर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वो है आईआईटी बॉम्बे। सो दो चीजें याद रखनी है। किसने जो है इसको लॉन्च किया है? वो है क्यूएस ने लॉन्च किया है। क्यूएस ने बनाया है, नाम से ही लग रहा है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और आईआईटी बॉम्बे जो है टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट है, आईआईटी बॉम्बे। फिर इंडिया का सेकंड वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ है? कोझीकोडे, केरला, केरला में। पहला कौन सा था? कोची वाटर मेट्रो था। ठीक है। और ये डिफरेंट कैसे है? एक कोलकाता में चलती है अंडर वाटर मेट्रो। तो कोलकाता में चलती है अंडर वाटर मेट्रो, और जो कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है कोलकाता में। और जो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो कोझीकोडे केरला में सेकंड बनी है। और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो कोची वाटर मेट्रो था। ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रोहिणी नैयर अवार्ड। रोहिणी नैयर अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है? फॉर प्रोमोटिंग रूरल एजुकेशन एंड इनोवेशन इन स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन क्या होता है? स्टेम इज फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, वन सेकेंड, पीडीएफ इज सेविंग, ई फॉर इंजीनियरिंग, और एम फॉर मैथमेटिक्स। सो स्टेम फील्ड को, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये रोहिणी नैयर अवार्ड किसको दिया गया है? अनिल प्रधान को। सो अनिल प्रधान को दिया गया है अवार्ड, रोहिणी नैयर अवार्ड, किसके लिए? रूरल एजुकेशन और इनोवेशन इन स्टेम एजुकेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर ट्यूलिप ब्रांड। सो ट्यूलिप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। नाम से जैसे जान रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, ठीक है, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए और उनके लाइवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ने।
ठीक है। ऑब्वियसली क्लोथिंग, हैंडीक्राफ्ट, स्टेशनरी एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए, सेल्फ रिलायंस और सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। और ये दिव्यांग जन को स्पेशल फोकस दिया जाएगा, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड पीपल को। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, ट्यूलिप ब्रांड इज फॉर ट्रेडिशनल आर्टिजन्स के लिए। ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट की। फिर इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में? वो जो है वो 7th रैंक है। और ये कौन, इसने रिपोर्ट किसने निकाली है? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये रिपोर्ट निकाली है। और सबसे ज्यादा पेटेंट किसमें, कौन से देशों से फाइल होते हैं? उसमें चाइना टॉप पर है, चाइना, यूएसए, देन जापान। और इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक 7th है। अभी एक और चीज में हमने देखा था, इंडिया की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भी 7th थी, जो ओवरऑल। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक याद करना, कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसमें ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में इंडिया की रैंक 7th है। फिर पहला स्टेट बना है इम्प्लीमेंट करने वाला सेमीकंडक्टर पॉलिसी को, वो है गुजरात। और यूपी जो है वो बना है 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फिर ऑब्वियसली गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 में। लेकिन हमको याद क्या रखना है, यूपी में जेवर में एक सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट लग रहा है। फिर एक छत्तीसगढ़ में रायपुर में गैलियम नाइट्रेट का एक प्लांट लग रहा है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट का जो प्लांट है वो यहाँ लग रहा है। सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू नो। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु में, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। और बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? वो सब देशों के नाम, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान। ये इंपॉर्टेंट है। और बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक ब्रिज के तौर पर। क्यों? क्योंकि इसमें दो देश ऐसे हैं, थाईलैंड और म्यांमार, जो साउथ ईस्ट एशिया, जो कि आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसके भी पार्ट हैं और बिम्स्टेक के भी पार्ट हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिया की एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके नए जो प्रेसिडेंट हैं वो तैयब इकराम को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। तैयब इकराम, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फिर नेक्स्ट न्यूज जो है वो फिर रशिया से आ रही है, पंतशीर मिसाइल। पंतशीर मिसाइल जो है ये क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है पंतशीर मिसाइल। जस्ट लाइक S-400 जो है वो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे पंतशीर मिसाइल वो भी एयर डिफेंस सिस्टम है। और इंडिया इसको परचेस कर रहा है। इंडिया का एम क्या है? अपना एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर इगास दिवाली फेस्टिवल। इगास दिवाली फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। और जो मेन दिवाली होती है, मेन स्ट्रीम दिवाली जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, उसके जस्ट अमूमन 11 दिन के बाद ये इगास दिवाली मनाई जाती है। और इसका लोकेशन क्या होता है? वो गढ़वाल कुमाऊं रीजन में होता है। ठीक है। फिर स्पेस एक्सरसाइज, जो अंतरिक्ष अभ्यास, वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है। और इवेंट क्या था? इंडो पैसिफिक स्पेस एक्सरसाइज, ये पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये अभी तक, इसमें और कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड के मेंबर भी हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है अंतरिक्ष अभ्यास में। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, ये इससे जो बर्ड्स की डेथ होती है वो सांबर लेक में ऑलमोस्ट हर साल रिपोर्ट की जाती है ये। तो सांबर लेक एक याद रखना है। सांबर लेक क्या है? एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और ये इतना बड़ा लेक है कि पूरे भारत का जो नमक का प्रोडक्शन होता है, इंक्लूडिंग द जो कोस्ट लाइन से प्रोडक्शन होता है, उसका भी टोटल मिला के 9% जो सॉल्ट प्रोडक्शन है वो इसी लेक से होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो सांबर लेक। और कौन कौन सी स्पीशीज अफेक्ट होती हैं? जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जैसे फ्लेमिंगोस, पेलिकन्स और अदर दूसरे वाटर बर्ड्स जो हैं वो। और इसका कॉज क्या है? H5N1। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड द अरब लीग, ये OIC और अरब लीग, ये दोनों का जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ है। OIC हम जानते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है, मतलब यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है OIC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। सो ये याद रखना है। और अरब लीग जो सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, जिसमें ओमान, ये सब गल्फ कंट्रीज आती हैं, और फिर नॉर्दर्न अफ्रीका के जो रीजन की कंट्रीज आती हैं, वो मिला के एक अरब लीग बनाई गई है। तो इन दोनों का जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ हुआ है? रियाद में हुआ है, सऊदी अरेबिया में। किसके लिए? गाजा कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने के लिए। फिर CISF की ऑल वुमेन बटालियन, पहला जो है वो CISF का फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन बनाया गया है, वो CISF ने बनाया है। यही याद रखना है। और
और कुछ इसमें याद नहीं रखना है। और सीआईएसएफ का काम क्या होता है, वो मेट्रोज, रेलवेज, एयरपोर्ट, इन सब एरियाज में सिक्योरिटी का काम करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ट्राइबल ट्राइबल प्राइड डे, ये कब मनाया जाता है? ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है। अब बिरसा मुंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि बिरसा जो जो मुंडा रिवोल्ट हुआ था, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं मुंडा रिवोल्ट, जिसको उलगुलान भी बोलते हैं। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये बिरसा मुंडा ने ऑर्गेनाइज किया था। और इसलिए नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, इसके नाम से ट्राइबल प्राइड डे, जिसको जनजातीय गौरव दिवस भी बोलते हैं। आई थिंक हिंदी में जनजातीय गौरव दिवस ही है ये ट्रांसलेट करने में ट्राइबल प्राइड डे हो गया। ठीक है। फिर हाँ, 2021 से मनाया जा रहा है ये, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आरबीआई का डीसिब, यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ये लिस्ट निकाली गई है, इसमें भारत के जो 3 मेजर बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन तीनों को शामिल किया गया इसमें। और ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? एटलीस्ट 2% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी जो है वो, मतलब अगर देश की जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए है, तो इनका इवैल्यूएशन एटलीस्ट 2 रुपए होना चाहिए। तो दिस इज द क्राइटेरिया। और ये इतने बड़े बैंक हैं कि अगर ये फेल हो गए तो पूरा इकोनॉमी जो है वो, अर्थव्यवस्था जो है, ठप पड़ सकती है। इसलिए इनको जो है बैंक को दिया गया टू बिग टू फेल कैटेगरी में रखा गया है, कि इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते, और अगर फेल होते हैं तो ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रिप्रेक्स 2024। रिप्रेक्स 2024 ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? बस ये याद रखना है, इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है रिप्रेक्स रिप्रेक्स एक्सरसाइज 2024। फिर भारत के नए सीएजी कौन है? वो के संजय मूर्ति। और सीएजी जो है वो किस आर्टिकल में है? 148, आर्टिकल 148। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये करते क्या है वो? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर पीएसयूज वगैरह के जो अकाउंट्स होते हैं उसको ऑडिट करने का काम इन किसका होता है? वो कैग का होता है। फिर कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया है, वो है ब्रैट। ठीक है। इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, ब्रैट। कॉलिन डिक्शनरी ने अनाउंस किया है कॉलिन का ब्रैट। सो बी सी से रिलेटेड, ब्रैट कॉलिन। ठीक है। और डिक्शनरीज आती हैं, जैसे ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, वो अपना अलग वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस करती है, तो बहुत सारी डिक्शनरीज हैं। तो कॉलिन डिक्शनरी ने किया है ब्रैट को। फिर अदर इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या है नवंबर में, वो देख लेते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे 8 नवंबर को है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वो 2 दिसंबर को ओके फाइन। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे वो 18 दिसंबर को है। ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। आई थिंक दिस इसके साथ ही जो है ये नवंबर मंथ का करंट अफेयर भी खत्म हो जाता है। फिर इसी सिलसिले में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अक्टूबर करंट अफेयर को कवर करेंगे। देन कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को भी कवर किया जाए। तो दिस सीरीज जो है ये इस सीरीज में कम से कम 12 से 15 वीडियोस आएंगी। तो इस सीरीज को देखिए। और बाकी जो वीडियोस हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टिल देन, थैंक यू।